वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स इन जीएलटी ह्यूमैनिटीज़ और फ्री ऑनलाइन बेस में आपका स्वागत है। मैंने बताया था कि पहले मैं कंप्लीट चैप्टर पढ़ाऊंगा, उसके बाद शॉर्ट वीडियो वन शॉट आपको पढ़ा दूंगा। तो अभी कंप्लीट वीडियो इसको ज़रूर देखें और फ्री है। और अगर आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब करेंगे तो मैं आपको इसके पीडीएफ, शॉर्ट नोट्स, पीवाईक्यूज और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर भी पीडीएफ के रूप में या टेलीग्राम पे अपने दिला दूंगा। आइए समझते हैं। मोहरे लिपि तथा बाट, तीन चीजें हैं। एक है बाट, बाट मतलब जिससे हम तौलते हैं चीजों को। आज लोहे से तौलते हैं, तब यहाँ लोहा का यूज नहीं होता था, तो ये लोग पत्थर से तौलते थे। चर्ट नामक एक पत्थर होता था जिससे इनका बाट बनता था, जैसे हमारा लोहे से बनता है। लिपि क्या है इनकी? लिपि ऐसी है जिसको आज तक पढ़ा नहीं गया है और इसको चित्राक्षर लिपि कहते हैं। अगर आप देखना चाहें तो ये देखिए, ऐसी लिपि है इनकी जिसको हम चित्राक्षर लिपि कहते हैं। देख रहे हैं ना, जैसे मोबाइल में हम लोग इमोजी नहीं यूज करते हंसने के लिए, ऐसे करके, ऐसे इनका है। तो ये समझ में नहीं आया है, अभी लोगों ने इस स्क्रिप्ट को पढ़ नहीं पाए हैं। और फिर लिखा है मोहरे। अब मोहरे का इस्तेमाल किस लिए होता है तो आइए समझते हैं। मोहर, या जिसको हम कहते हैं मुद्रांकन, क्या कहते हैं? अगर हम देखें तो यहाँ देखिए, ये रूपड़ से मिला हुआ एक मुद्रांकन है, यानी एक थैला है जिस पर मोहरों की छाप लगी हुई है। अब इसका प्रयोग किस लिए होता है? मोहर या मुद्रांकन किसी पे क्यों किया जाता है? तो इसका साफ साफ मतलब है लंबी दूरी के व्यापार को या संपर्क को सुविधाजनक बनाने के लिए। ठीक है, जैसे मान लीजिए हम सिंधु घाटी सभ्यता से ओमान या मगान कोई माल भेज रहे हैं जहाज के द्वारा, तो जो कंटेनर है, ठीक है, उसमें ऊपर गीली मिट्टी को छाप करके और गीली मिट्टी के ऊपर मोहर लगा दिए हैं। अब वो मोहर सूख जाएगी। अब यहाँ से जब ओमान सामान जाएगा, अगर वो मोहर एकदम क्लीन क्लीन दिख रही है तो मतलब उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की गई है। बट अगर कोई छेड़छाड़ की गई है तो मिट्टी सूखी है और उसको खोलने में वो टूट जाएगा। तो ये एक प्रतीक था मोहर, व्यापार का, लंबी दूरी के, जो साफ साफ व्यापार है, सुविधाजनक व्यापार है, और जहां आप कह सकते हैं कि कोई छेड़छाड़ नहीं की गई है। तो ये संकेत था मोहरों का। ठीक है, अक्षुण अगर है मुद्रांकन तो छेड़छाड़ नहीं की गई है। तो कुल मिला के 2 नंबर की बात है कि मोहर का प्रयोग होता था व्यापार को सुविधाजनक बनाने के लिए। आगे अगर हम देखें, एक रहस्यमय लिपि, अभी मैंने बताया है कि इसके जो स्क्रिप्ट है इसको पढ़ नहीं पाए हैं हम, क्योंकि इसे चित्राक्षर लिपि कहते हैं। आइए देखते हैं। यहाँ लिखा है, एक पंक्ति मिली है जिसमें कुछ लिखा है, बट विद्वान कहते हैं कि जैसे कोई चित्र बना हुआ है, जानवर का चित्र, अनपढ़ लोगों को सांकेतिक रूप से इसका अर्थ बताता था। इसका मतलब कि जो अधिकांश अभिलेख हैं इसके, इसमें जो अक्षर मिले हैं वो इमोजी टाइप के हैं, जिसको आप इमोजी में यूज करते हैं, यानी चित्राक्षर लिपि आप कह सकते हैं। अगर हम देखें यहाँ तो 26 चिन्ह मिले हैं एक अभिलेख में, बट उसे अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। ठीक है, अब अगर यहाँ देखें तो ये निश्चित रूप से वर्णमालीय नहीं थी, क्योंकि इसमें चिन्हों की संख्या कहीं अधिक है, लगभग 375 से 400। यानी आज हम जैसे देवनागरी लिपि में चीजें लिखते हैं, हिंदी पढ़ते हैं तो वर्णमाला का यूज करते हैं, बट यहाँ ये निश्चित रूप से कह रहा है कि ये वर्णमाला नहीं थी। ये एक, इसमें बहुत सारे चिन्ह थे, लगभग 375 से 400 की संख्या में, इसलिए इसको हम कहते हैं चित्राक्षर लिपि। आगे अगर हम देखें तो यह लिपि लिखते कहाँ से? तो दाएं से बाएं। हम लोग अभी कैसे लिखते हैं? यहाँ से यहाँ, बाएं से दाएं लिखते हैं। ये लोग कैसे लिखते थे? दाएं से बाएं, जैसे उर्दू लिखा जाता है, राइट टू लेफ्ट। ये इनके लिखने के तरीके थे। बाकी इसमें कुछ खास है नहीं। आगे बढ़ते हैं। अब कह रहे हैं, अगर हम देखें यहाँ पे तो क्या क्या चीजें किस पे लिखी हुई मिली हैं, तो मोहरों पे लिखा है, तांबों पे, औजारों पे, मिट्टी के बर्तनों पे या अन्य बर्तनों पे, तांबे पर, मतलब धातुओं पे लिखा है, आभूषणों पे लिखा है, हड्डियों पे लिखा है, ठीक है, अभिलेखों में लिखा है। तो जो भी चीज लिखने लायक इनको मिली उन सब पे लिखा है, चाहे वो अस्थियां हो, चाहे वो मोहर हो, समझ रहे हैं, चाहे वो कोई अभिलेख हो, चाहे वो कोई छड़ हो, तांबा हो। इसका मतलब एक चीज हमको समझ में आ रहा है, हो सकता है कि नष्टप्राय वस्तुओं पर भी चीजें लिखी गई हों, मतलब ऐसी चीजें जो नहीं नष्ट होती हैं वो तो हमें मिल गई। हो सकता है ऐसी चीजों पर भी लिखा गया हो जो हमें ना मिली हो, क्योंकि काफी साल हो गए, 5000 साल पुरानी सभ्यता है, तो नष्ट हो गया होगा। ठीक है, आगे अगर हम बढ़ें तो आइए समझते हैं। यहाँ पर बाट, अब मैंने आपको बताया था कि ये लोहे का बाट इस्तेमाल नहीं करते थे, चर्ट नामक पत्थर से इनके बाट बनाए जाते थे, इसलिए आपको ये याद रखना। 1 नंबर का क्वेश्चन पूछता है। फिर यहाँ पूछता है कि आमतौर पर ये किसी भी तरह के निशान से रहित घनाकार होते थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कैसे होते थे? घनाकार। प्रायः इनके बाट कैसे होते थे? घनाकार होते थे। इन बाटों का जो मानदंड है वो द्विधारी था। मतलब द्विधारी का मतलब, इसको अगर हम समझें तो ऊपर जो है वो केजी में है
और नीचे जो है वो डेसिमल प्रणाली में है, दशमलव में है। ठीक है, देखते हैं जरा। 1 2 4 यानी स्क्वायर में चल रहा है। 1 का स्क्वायर 2, 2 का 4, 4 का 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, इस तरीके से इनके बाट होते थे। ठीक है, और ऊपरी मानदंड दशमलव प्रणाली का अनुसरण करते थे, यानी ऊपर डेसिमल और नीचे बाट केजी में थे। अब यह है कि बांटों का प्रयोग क्यों करेंगे? ये जो छोटे बाट हैं, जो डेसिमल में है या ग्राम में है, तो उनका प्रयोग होता था किसके लिए? आभूषण और मनके बनाने के लिए। जैसे आज भी अगर आप देखिए तो आप सोना चांदी खरीदते हैं तो क्या किलो में खरीदते हैं? नहीं खरीदते हैं। ऐसे ही इनके यहाँ भी था, चूंकि आभूषण लोग पहनते थे, मनकों का इस्तेमाल होता था, तो छोटे बाटों का इस्तेमाल किया जाता था। और धातुओं से बना तराजू का पलड़ा भी यहाँ पर प्राप्त हुआ है। आगे बढ़ेंगे अगर हम देखें, ये देखिए, ये कौन मिला कितना बढ़िया दाढ़ू है। ऐसा माना जाता है कि ये भाई साहब पुरोहित राजा हैं। कौन है? पुरोहित राजा। इनकी दाढ़ी देखिए कितनी शानदार तरीके से सेट है, एकदम मस्त लग रहा है? थोड़ा सा ये नीचे होता तो एकदम केजीएफ लगता ही है। पुरोहित राजा। सॉल देखिए, कढ़ाई की गई है कितनी मस्त है भाई साहब के साथ। तो आइए समझते हैं इनकी सत्ता कैसी थी। क्या यहाँ पर एक राजा था, या यहाँ पर लोकतंत्र था जैसे आज है, या यहाँ पर समूह शासन था जिसको हम गणतंत्र कहते हैं? आइए समझते हैं। हड़प्पाई समाज में जटिल फैसला लेने और उन्हें काम करने के संकेत मिलते हैं। जटिल फैसला माने कठिन फैसले, क्योंकि आप देखिए एक ही टाइप की ईंटें पूरी सभ्यता में मिली है। इतना बड़ा व्यापार चलाना, इतना बड़ा शासन चलाना, इसका मतलब फैसले तो बड़े पैमाने पर लिए जाते थे। जैसे इनकी जो पूरा वस्तुएं मिली हैं उसमें समानता है, एक रूपता है। चाहे मृदभांड हो, चाहे मुहर हो, चाहे बाट हो, चाहे ईंट हो, यह स्पष्ट है कि इसमें एक रूपता है, यानी पूरे सभ्यता में एक जैसी चीजें दिखाई देती हैं। तो इसका मतलब फैसले तो लिए जाते थे भाई साहब, है ना। महत्वपूर्ण बात यह है कि ईंटें जिनका उत्पादन किसी एक केंद्र पर नहीं होता था, मतलब जम्मू से लेकर, यहां लिखा है जम्मू से लेकर गुजरात तक समान अनुपात की ईंटें हैं। इसका मतलब फैसला लेने वाला जो व्यक्ति था वो एक हो सकता है, ऐसी ज्यादा संभावना, एक रूपता दिखाई दे रही है। ठीक है, अलग अलग स्थानों पे बस्तियां बनी हैं। अब इसमें प्रश्न है कि जो ईंटें बनाने और विशाल दीवारों और चबूतरों के निर्माण के लिए श्रम है उसको भी संगठित किया गया। तो प्रश्न ये है कि इतने बड़े लेवल पे मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है, इतने बड़े लेवल पे एक जैसी ईंटें बन रही हैं, इतने बड़े लेवल पर नियोजित शहर बन रहे हैं, तो इसका मतलब कुछ तो यहाँ पर एक रूपता है। कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन थी, कोई ऐसी शक्ति थी जो इस पूरे सत्ता को चला रही थी। अब वो राजा है, राजतंत्र है, या लोकतंत्र है, या समूह शासन है, इस पे हम डिस्कस करेंगे। आइए समझते हैं। पहले लिखा है प्रसाद और शासक। प्रसाद का मतलब महल होता है। तो क्या यहाँ पर कोई महल प्राप्त हुआ है? नहीं। यहाँ पर दिक्कत क्या है कि यहाँ पर कोई ऐसे महल नहीं मिले हैं जैसा आप किताबों में पढ़ते हैं, चंद्रगुप्त का महल या गुप्त काल में या अन्य कालों में जो बड़े बड़े महल मिले, ऐसे कोई महल तो नहीं मिला। हाँ, मोहनजोदड़ो की अगर हम बात करें तो यहाँ पे एक विशाल भवन को मिला है जिसको आप कह सकते हैं कि शायद ये प्रसाद हो, बट कोई ऐसी भव्य वस्तुएं नहीं मिली हैं जिस जो जैसे फिल्मों में या आप देखते हैं, इतिहास की किताबों में पढ़ते हैं, महलों में होती हैं। ऐसा कुछ यहाँ से प्राप्त नहीं हुआ है। और यहाँ से ये जो अभी हमने जिसको दिखाया पुरोहित राजा, एक पत्थर की मूर्ति मिली है जिसको पुरोहित राजा माना गया है, संज्ञा दी गई है कि ये पुरोहित राजा। ऐसा क्यों कहा गया? पुरोहित राजा नहीं कहा गया जा रहा है, पुरोहित राजा, यानी जो वहां का धार्मिक रूलर था, धार्मिक लीडर था, वही राजा भी था। समझ रहे हैं आप? यानी धार्मिक और राजनीतिक सत्ता एक ही व्यक्ति के हाथ में होती थी। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इसी टाइम में अगर हम मेसोपोटामिया का इतिहास पढ़ते हैं तो वहां पर यही व्यवस्था थी। धार्मिक पावर जिसके हाथ में थी उन्हीं को कहा जाता था पुरोहित राजा। ठीक है, अब हम देखेंगे कि क्या हड़प्पा में भी ऐसी है। तो यहाँ संभवतः ऐसा हो सकता है। हम मेसोपोटामिया के आधार पे तो कह सकते हैं कि हाँ, मेसोपोटामिया में अगर ऐसा था तो मोहनजोदड़ो में भी ऐसा हुआ होगा, क्योंकि कोई बड़ा महल वहल तो मिला नहीं है सर। बट अगर हम देखें यहाँ तो कह रहा है हड़प्पा सभ्यता की अनुष्ठानिक प्रथाएं जो हैं उसके बारे में अभी हम ठीक प्रकार से समझ नहीं पाए हैं, ना ही जान पाए हैं कि अनुष्ठान कौन कराता था, कैसे कराता था, उनके पास कितना पावर होता था। हड़प्पा में शिवलिंग के आकार के पत्थर मिले हैं, छोटे छोटे। हड़प्पा में ज्यामितीय आकार के बिल्कुल बने बनाए यज्ञ वेदियाँ मिली हैं। हड़प्पा में पुरोहित राजा की मूर्ति मिली है। हड़प्पा में एक स्त्री की भी मूर्ति मिली है।
ठीक है, जिसको मात्र देवी माना गया है, बट स्पष्ट नहीं है कि इनकी पूजा पाठ की विधियां क्या थी। जैसे वैदिक काल से क्लियरिटी है, ऋग्वेद, फिर उसके बाद उत्तर वैदिक काल में तीनों वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, फिर पुराण, फिर उसके बाद जो भी भारत में पुराणों के बाद चीजें आई जिसको हम उपनिषद कहते हैं, इन सबके में क्लियरिटी है। बट हड़प्पा का सिस्टम क्लियर नहीं है कि इनके पूजा पाठ का तौर तरीका क्या था। कुछ पुरातत्वविद, यहां साफ साफ लिखा है कुछ, सभी नहीं, कुछ पुरातत्वविद कहते हैं कि हड़प्पाई समाज में शासक नहीं था, सभी की सामाजिक स्थिति समान थी। अब लोग, कुछ लोग कह रहे हैं कि सब लोग बराबर थे और सब आपस में मिलकर निर्णय कर लेते थे, कोई बड़ा छोटा नहीं था। दूसरे पुरातत्वविद कहते हैं कि कोई एक नहीं बल्कि कई शासक थे, जैसे मोहनजोदड़ो। और अगर हम देखें तो हड़प्पा आदि के कोई एक नहीं बल्कि कई शासक थे, मतलब समूह शासन, हर शहर का एक राजा, और जब कोई निर्णय लेना है तो सारे राजा इकट्ठा हुए और मिलकर निर्णय ले लिए, इसको कहते हैं समूह शासन। ऐसी व्यवस्था कुछ लोगों का मानना है। कुछ लोग मानते हैं कि भाई साहब एक बात बताइए, नियोजित बस्तियां हैं, ईंटें एक जैसे हैं, निश्चित अनुपात में है हर जगह, कच्चे माल के स्रोत के पास बस्तियां बसाई गई हैं, इससे ऐसा लगता है कि यहाँ पर एक लोकतांत्रिक व्यवस्था थी। कैसी व्यवस्था थी? लोकतांत्रिक व्यवस्था थी। अब यहाँ पे 3 क्वेश्चन हमारे सामने आ गए। क्या हड़प्पा लोकतांत्रिक है? क्या हड़प्पा में समूह शासन है? या हड़प्पा में पुरोहित राजा है? तो पुरोहित राजा का आधार है मेसोपोटामिया की सभ्यता, लोकतंत्र का आधार है निश्चित अनुपात की ईंटें हर जगह मिल रही हैं, एक राजा एक सिस्टम जो काम कर रहा है, 7-6 ईंटें निश्चित अनुपात में है, नियोजित बस्तियां हैं। इस आधार पे हम डेमोक्रेसी की बात कर सकते हैं। और समूह शासन, कुछ लोग कह रहे हैं कि समूह शासन है, हर शहर का अपना अलग राजा है, बट वो निर्णय मिलकर करते थे। तो ये 3 विचारधाराएं इस पे काम कर रही हैं। अगला हेडिंग है सभ्यता का अंत। सभ्यता का अंत कैसे हुआ अगर हम देखें तो इसको लेकर भी क्लियरिटी नहीं है। ऐसे साक्ष्य मिले हैं कि 1800 BC के आसपास हड़प्पा के कुछ स्थान, जैसे चोलिस्तान, जो पाकिस्तान राजस्थान का वैसा एरिया है, रेगिस्तानी एरिया है, चोलिस्तान जैसे क्षेत्रों में अधिकांश व्यक्तिगत हड़प्पा स्थलों को त्याग दिया गया था। मतलब धीरे धीरे जो हड़प्पा के स्थल हैं वो क्या होने लगे, उस साइड से शिफ्ट होने लगे थे। इसका मतलब ये वो टाइम पीरियड है जहां पर ये 1900 हम समापन मानते हैं, ठीक है, 1900 से 2600 से 1900 इसका डेवलप पीरियड है। लेकिन 1800 तक पहुंचते पहुंचते जो चोलिस्तान का इलाका था पूरा, वो धीरे धीरे क्या हुआ, समाप्त होता हुआ दिखाई दे रहा है। जैसे गुजरात है, हरियाणा है, पश्चिम यूपी है, नई प्रदेश की नई बस्तियों में आबादी बढ़ने लगी। यानी ये किधर शिफ्ट होने लगे, हरियाणा, गुजरात, इन साइड में शिफ्ट होने लगे थे धीरे धीरे, पूरब साइड में। कहां शिफ्ट हो रहे हैं, पूरब साइड में शिफ्ट हो रहे हैं। ऐसा लगता है कि उत्तर हड़प्पा के क्षेत्र 1900 के BC के बाद भी अस्तित्व में रहे। कुछ चुने हुए हड़प्पा स्थलों की भौतिक संस्कृति में बदलाव आया। जैसे इनकी जो विशिष्ट वस्तुएं थी, जैसे बाट है, मोहरे हैं, मनके हैं, ये समाप्त हो गए। देखो, जब कोई सभ्यता डिक्लाइन होती है उसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। हो सकता है प्राकृतिक आपदा हो सकता है व्यापार का टूट जाना हो, इसको भी लेकर यहाँ अलग अलग मत हैं। तो यहाँ ये कह रहा है कि 1900 BC के बाद जो स्थान हैं वो शिफ्ट होने लगे धीरे धीरे। जो इनकी विशिष्ट पुरातात्विक क्वालिटियाँ थी, जैसे स्ट्रक्चर्स अच्छे बनाना, मोहरे अच्छे बनाना, बाट अच्छे बनाना, ये सब धीरे धीरे लुप्त होते हुए दिखाई देते हैं 1900 के बाद। ठीक है, इसका मतलब संभवतः लोग का मानना है कि इनकी लेखन क्षमता, इनकी लंबी दूरी का जो व्यापार था, इनकी जो शिल्प बनाने की विशेषता थी, ये धीरे धीरे क्या हो गई, समाप्त हो गई। ठीक है, अब ये थोड़े थोड़े माल से निर्माण करने लगे, इनकी जो टेक्नोलॉजी थी वो खत्म हो गई, उसका ह्रास हुआ। जो बड़ी बड़ी सार्वजनिक संरचनाएं बनती थीं वो नष्ट होने लगी। कुल मिलाकर पुरावस्तुएं और बस्तियां इन संस्कृतियों में ग्रामीण जीवन शैली की ओर संकेत करती हैं। मतलब 1900 के बाद जिसको हम उत्तर हड़प्पा कहते हैं, पहला है प्रारंभिक हड़प्पा 2600 के पहले, ग्रामीण सभ्यता, फिर 2600 से 1900 डेवलप पीरियड, फिर 1900 के बाद उत्तर हड़प्पा फिर से डिक्लाइन की तरफ जा रही है। शहर से कहाँ जा रही है, ग्रामीण सभ्यता की तरफ, और उसका
एग्जाम्पल हमारे सामने कि इनकी जो विशेषज्ञता थी शिल्प बनाने में, व्यापार में, मोहरे बनाने में, बाट बनाने में, वो सब धीरे धीरे समाप्त होती हुई दिखाई दे रही है। और इसलिए उत्तर हड़प्पा या बाद की संस्कृति को अनुवर्ती संस्कृतियां कहते हैं। अब यहाँ प्रश्न है कि क्या हुआ होगा? क्या जलवायु परिवर्तन हो गया? क्या वनों की कटाई ज़्यादा हो गई? क्या बाढ़ ज़्यादा आने लगा? क्या नदियाँ सूख गई? क्या नदियों ने अपना रास्ता बदल लिया? ये क्या क्या हुआ? तो इसमें से कोई एक कारण क्लियर नहीं है, ये सारे कारण हो सकते हैं, ऐसी संभावना इतिहासकारों द्वारा बताई जा रही है। ऐसा लगता है कि एक सुदृढ़ एकीकरण के तत्व संभवतः हड़प्पाई राज्य का अंत हो गया था। मोहरों, लिपि, विशिष्ट मानकों, मृत भांडों का लोप हो गया। ये जो मोहरें थी, जो लिपि थी, जो मनके बनते थे, ये सब क्या हो गए? धीरे धीरे खत्म हो गए। जो इनकी मानकीकृत बाट प्रणाली थी, चट पत्थर से आपने देखा होगा बाट स्क्वायर में बनते थे, डेसिमल में थे, वो सब क्या हो गए? समाप्त हो गए। लोकल बाट यूज होने लगे। इस तरह से ये सारे जो प्रूफ हैं 1900 के बाद, ये क्लियर करते हैं कि हड़प्पा सभ्यता डिक्लाइन की ओर चली गई। ठीक है, कारण कई दिखाई दे रहे हैं जो मैंने आपको बताया है। और उसके बाद फिर 600 BC आएगा। अब एक आक्रमण के संकेत, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, जिसको हम डेड मैन लेन गली कहते हैं। अब बात क्या है? अलग अलग इतिहासकार, व्हीलर, मार्टिन, डेज, है ना, ये सारे लोग, जॉन मार्शल, ये अपने अपने तौर पर सिंधु घाटी की सभ्यता को समझने का प्रयास कर रहे थे। इसका पतन कैसे हुआ? क्योंकि ये यूरोपियंस हैं, क्रिश्चियंस हैं, ये किताबों के आधार पर अपना बुद्धि लगाते हैं। तो इन्होंने क्या सोचा, भी आपको हंसी आएगी। डेड मैन एक गली मिली है, ठीक है, 3 से 6 फीट की है। इसमें अगर हम देखें तो इसमें एक खोपड़ी मिली है, एक वयस्क की छाती मिली है, हाथ के ऊपर, और बहुत सारी चीजें मिली हैं। ठीक है, बहुत सारे अवशेष मिले हैं। तो अब जॉन मार्शल ने मोहनजोदड़ो एंड द इंडस सिविलाइजेशन 1931 जो बुक लिखी है, उसमें ये सम्मिलित किया है कि ऐसा मिला है। तो अब ये जो डेड लेन गली मिली, इसको लेकर अलग अलग इतिहासकारों का क्या मत है? 1925 में मोहनजोदड़ो के इस भाग में 16 लोगों के अस्थियां, कितने? 16 लोगों के अस्थि पंजर मिले हैं। अब प्रश्न क्या है? उनके ऊपर आभूषण भी हैं, यानी मृत्यु के समय आभूषण पहने हुए थे। तो जब इस लेन को काफी सालों बाद 1947 में जब भारत आजाद हो रहा था, तो REM व्हीलर, ये भारत के भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के तत्कालीन डायरेक्टर जनरल थे। यानी 1947 में जो भारतीय आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट है, उसके जो डायरेक्टर जनरल थे, उनका क्या नाम था? व्हीलर। ये व्हीलर साहब क्या कहते हैं? ये कह रहे हैं यार, ये एक साथ इतने लोग मरे हैं, 16 लोगों की हड्डियां हैं, इसका मतलब इन्हें आक्रमण करके मारा गया है। तो इन्होंने देखिए इन्होंने दिमाग क्या लगाया, ऋग्वेद, इन्होंने भारत के ऋग्वेद से निकाला कि देखो बात क्या है कि ऋग्वेद में एक शब्द आता है पुर, और पुर का मतलब होता है प्राचीर, किला या गढ़। तो आर्यों के युद्ध के देवता को कहा जाता है पुरंदर, यानी किलों को तोड़ने वाला विध्वंसक। अब देखना इनका दिमाग कैसे काम कर रहा है। ये कह रहे हैं उत्तर के साइड से वेदों को लिखने वाले, जिनको ये आर्य कहते हैं, आर्यों ने आक्रमण किया, जिनके नेता थे इंद्र, और इंद्र का नाम वेदों में लिखा है पुरंदर, यानी पुर को तोड़ने वाला, किलों को तोड़ने वाला। तो इंद्र आए, और चूंकि हड़प्पा सभ्यता किलों से घिरी हुई है, आपने देखा होगा कि शहर 2 भागों में दीवालों से घिरा हुआ है। तो ये ऋग्वेद के आधार पर कहते हैं कि ऊपर से पशु चरवाहे, जिनको ये आर्य कहते हैं, वो आए, उन्होंने आक्रमण किया और इनकी सभ्यता को नष्ट कर डाला, और बाद में फिर वो अपना पशु चराने वाले लोग यहाँ पर वैदिक काल की शुरुआत करते हैं, जिसको एक ग्रामीण जीवन मानते हैं। ऐसा व्हीलर का मानना है। ठीक है, अब लोगों ने माना कि सही बात है, हो सकता है ऐसा हो, लेकिन बाद में अभी हाल ही में जो उत्खनन हुए हैं, उसने इनकी थ्योरी को गलत साबित कर दिया है। क्यों गलत साबित कर दिया है? कि यहाँ पर ये प्रूव किया गया है कि जनसंहार नहीं हुआ है। जैसे ऐसा नहीं हो सकता है कि अगर कहीं पर जनसंहार हुआ हो इतने बड़े पैमाने पे, तो सामने वाले ने लड़ाई ना की हो। अगर हड्डियां मिली हैं तो साथ में अस्त्र शस्त्र मिलने चाहिए, है ना, जो भी रहे हों। लोहा तो यूज नहीं करते थे, पर लकड़ी, पत्थर, जो भी रहा हो। क्या ऐसे प्रूफ मिले हैं? नहीं। आइए समझते हैं इनका जवाब किसने दिया, व्हीलर का। तो यहाँ पर व्हीलर का जवाब देते हैं जॉर्ज डेल्स 1960 में।
1947 में व्हीलर ने बताया कि आर्यों का आक्रमण है, इंद्र ने आक्रमण किया। 1960 में जॉर्ज डेल्स नाम के विद्वान ने इस पर सवाल उठाए, क्वेश्चन किया कि भाई साहब व्हीलर आप गलत कह रहे हैं। कैसे गलत कह रहे हैं? उन्होंने कहा कि ये जो हड्डियां मिली है ना, ये एक ही टाइम की नहीं है, मतलब वो अलग अलग टाइम में वहां दफनाई गई हैं और मिट्टी के लेयर खुदाई करने की वजह से सब एक साथ आ गई हैं। वो टाइम पीरियड उनका क्या है? अलग अलग टाइम पीरियड है। वे बताती हैं कि अत्यंत लापरवाही के तरीके से यह समाधान और कब्र बनाए गए थे। ठीक है, शहर के अंतिम काल में विनाश का कोई स्तर नहीं है, मतलब ना ही कोई बड़े स्तर पे अग्निकांड का चिन्ह मिला है, ना ऐसे हथियार और कवचधारी सैनिकों के शव मिले हैं। इसका मतलब ऐसा कोई लॉजिक नहीं लग रहा है कि आक्रमण करके एक साथ मारा गया या जलाकर या किसी भी तरीके से, ऐसा कोई मिट्टी का स्तर हड़प्पा के अंतिम समय में दिखाई नहीं देता है। तो डेल्स ने व्हीलर को क्या कर दिया? रिप्लाई कर दिया। ठीक है, यह बातचीत है। तो अब इस संबंध में खोज बढ़ते जा रहे हैं। एक और स्थल अगर हम बात करें हाल ही में जिस पे रिसर्च हो रहे हैं, राखीगढ़ी। अब ये हड़प्पा का सबसे बड़ा स्थल है, इस पे रिसर्च हो रहा है, बहुत सारे कंकाल वगैरह मिल रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ बातें हैं जो यहाँ लिखी हुई है। देखिए यहाँ पे मैं आपको बता दूं, ये इसको बड़ा विवाद है। राखीगढ़ी में खुदाई से मानव कंकाल के अवशेष मिले, उनके डीएनए की जांच हो रही है। इसको हार्वर्ड मेडिकल कॉलेज, बड़ा फेमस है, इनके सहयोग से इसकी जांच की गई और पता चलता है कि जो यहाँ के मूल निवासी हैं वो लगभग 10,000 बीसी पुराने हैं। मतलब हड़प्पा को लेकर अलग अलग थ्योरी है। साउथ इंडिया वाले कहते हैं कि हड़प्पा के लोग साउथ इंडिया के हैं, नॉर्थ इंडिया के आर्यंस कहते हैं हड़प्पा हमारी सभ्यता है, कुछ लोग कहते हैं कि ये जर्मनी से आए, फिर ईरान आए और फिर भारत आए। तो लंबी लंबी कहानियां हैं। बट जब इस पर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने रिसर्च किया तो इस पर पता चला कि ये जो है 10,000 बीसी तक जाती है। ठीक है, हैदराबाद, पुणे की टीम, देखिए कहाँ कहाँ की टीम है। डेक्कन कॉलेज है, पुणे की टीम है, हैदराबाद की है और हार्वर्ड इंस्टीट्यूट है। इन सारे लोगों ने इस पर रिसर्च किया। ठीक है, अब हड़प्पा वासियों का जो डीएनए है वो अभी तक है और दक्षिण एशिया की आबादी का अधिकांश हिस्सा उनका वंशज है। मतलब सिर्फ भारत नहीं, दक्षिण एशिया का एक बड़ा जो आबादी है वो हड़प्पा के डीएनए से मैच करता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, यहाँ लिखा है दूर दराज के क्षेत्रों के साथ व्यापार और उनकी सांस्कृतिक संपर्कों के कारण कम मात्रा में जीनों का मिश्रण हुआ है। अब इसमें कुछ खास और बचा नहीं है। इस तरह से जो आर्य आक्रमण का सिद्धांत है कि आर्य आए आक्रमण कर दिया, ये गलत सिद्ध हो रहा है, क्योंकि आर्य अगर आए होते, आक्रमण किए होते तो जीन 10,000 पुराने साल को मैच नहीं करता। तो इस तरह से जो वेस्टर्न लोगों का ये कहना था कि बाहर से लोग आए हैं भारत में जिन्होंने हड़प्पा बनाया था, हड़प्पा को ख़त्म किया, वैदिक काल बनाया और फिर ये भारत में बस गए। जो हरियाणा, पंजाब और नॉर्थ इंडिया के लोग हैं ये बाहरी हैं, ऐसा जो वेस्टर्न लोगों ने बनाया था, हिस्टोरियंस ने, ये गलत साबित हो गया है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के रिसर्च में। ठीक है, क्योंकि जीन काफ़ी पुराना है। तो इसका मतलब ये सारे लोग क्या थे? भारतीय ही थे। हड़प्पा के लोग कहाँ के थे? भारतीय ही थे। और फिर यहाँ पे हुआ है कि अगर हम ये कह रहे हैं कि ईरान से लोग भारत आए, जर्मनी से बढ़ते हुए ईरान और ईरान से भारत आए, तो ऐसा भी हो सकता है कि भारत से बढ़ते हुए ईरान गए हों और उसके बाद उधर चले गए हों। ऐसा भी हो सकता है। आइए देखते हैं क्या ऐसा हो सकता है। हाँ, जैसे जैसे हड़प्पा वासी ईरान और मध्य एशिया की ओर बढ़ने लगे, उनकी जीन भी धीरे धीरे उन क्षेत्रों में फैलने लगे। अब लोग, ऐसा भी इतिहासकारों का मानना है। तो इसको एक आधार पे नहीं देखा जा सकता, दोनों आधारों पे हम देखेंगे। बट अभी का रिसर्च क्लियर कर रहा है कि 10,000 बीसी से ज़्यादा हड़प्पा का डीएनए जा रहा है जो लोग वहाँ रहते थे। 3D आकृतियों में भी इसका रिसर्च हो रहा है। देखिए ये जो चीज़ें लिखी हैं, अभी और रिसर्च चल रहे हैं। सिर्फ ये रिसर्च भी काफ़ी पुराना हो गया है, हड़प्पा पे हाल में भी रिसर्च चल रहे हैं, तो अभी कुछ इस पर ज़्यादा बोलना ठीक नहीं है। तो आप दो बातें याद रखिए कि व्हीलर ने आर्यों के आक्रमण का सिद्धांत दिया और डेल्स ने उसका विरोध किया, और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की रिसर्च ने यह प्रमाणित किया कि हड़प्पा के लोग भारतीय निवासी ही थे। ये 3D में इनके चेहरों का देखिए डीएनए का विश्लेषण किया गया है। आप इसको यूट्यूब या गूगल करके देख सकते हैं। अगली हेडिंग है हड़प्पा सभ्यता की खोज। अब ये मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया था
कि ये खोज कैसे हुई, इसकी एक लंबी कहानी है। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता जब धीरे धीरे नष्ट हो गई तो लोग इसको भूल गए। बाढ़, मिट्टी के कटाव, जुताई आदि के कारण धीरे धीरे वो खेतों और जंगलों में बदल गया। ठीक है, और धीरे धीरे कभी कभी जुताई के समय या कोई खुदाई वदाई करने के चक्कर में लोग खजाने की खुदाई या अन्य किसी कारण से जब उसको वस्तुएं पाते थे तो बड़े आश्चर्यचकित होते थे देख कर कि यार ये क्या मिल गया, ये कैसी मोहर है, ईंट मिल रही है नीचे से, है ना। तो बड़ा आश्चर्यचकित होते थे। और उसके बाद एक बड़ा क्वेश्चन बनता है कनिंघम का भ्रम क्यों। क्योंकि जब भारत में जो पहले डायरेक्टर जनरल बनाए गए थे वो थे कनिंघम। किसके डायरेक्टर जनरल सर? पुरातात्विक सर्वेक्षण के। ये पुरातात्विक सर्वेक्षण कौन होता है? जो खुदाई करता है। ठीक है, तो जब अंग्रेज भारत में आए तो भारत के इतिहास को समझने के लिए, मैंने पहले चैप्टर में पढ़ाया है, उन्होंने खुदाई की। और जब खुदाई की तो उसमें बहुत सारी चीज़ें वो प्राप्त कर रहे थे, लेकिन कनिंघम जो थे उनको भारत के साहित्य पे भरोसा था, लिखित साक्ष्य पे भरोसा था। तो लिखित साक्ष्य क्या मिलते हैं उनको? वो मिलते हैं मौर्य वंश के बारे में जानकारी देते हैं, जैसे मेघस्तनीज की पुस्तक है इंडिका, चाणक्य की पुस्तक है अर्थशास्त्र, इसके अलावा चीनी यात्रियों के विवरण, अरबी यात्रियों के विवरण। इसमें कहीं भी हड़प्पा का जिक्र नहीं है और इस कारण उस एरिया से जो चीज़ें और मोहरें मिली और कनिंघम को दिखाया गया, कनिंघम ने उसमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं दिखाया। यही है कनिंघम का भ्रम। ठीक है, लिखित स्रोत पे विश्वास है इनको, जो लिखित अभिलेख वगैरह हैं। ठीक है, तो इनका क्या मानना था ये समझते हैं। चीनी यात्री जो भारत में आए, अब ये आए हैं 7वीं से 7वीं शताब्दी में। बौद्ध यात्रियों ने जो अपने वृत्तांत छोड़े हैं, जो अपने अभिलेख छोड़े हैं, इस पर इन्होंने विचार किया। यानी हड़प्पा जैसी कोई भी चीज़ कहीं भी लिखित नहीं मिलेगी, क्योंकि ना तो इसको चीनी यात्रियों ने कुछ लिखा इसके बारे में, ना बौद्ध, क्योंकि ना तब बौद्ध धर्म था, ना जैन धर्म था, ये सब थे ही नहीं, है ना। तो आइए समझते हैं। कई चीज़ें खुदाई में 19वीं शताब्दी में मिली हैं, कनिंघम के पास तक पहुंची, बट वही है कनिंघम का भ्रम, लिखित साक्ष्यों पे भरोसा। और हड़प्पा के बारे में तो आज तक जो लिखा है वो हम नहीं पढ़ पाए, तो उस टाइम तो कुछ लिखा मिला ही नहीं, है ना। आइए समझते हैं। तो उनका मानना था कि जो भारत का इतिहास है वो गंगा की घाटी में है। गंगा की घाटी का मतलब भारत का मौर्य साम्राज्य, ये कनिंघम का मानना था। आगे अगर हम देखें तो एक नवीन प्राचीन सभ्यता। अब कनिंघम तो चले गए, फिर क्या हुआ? आते हैं भारत में जॉन मार्शल। कौन आते हैं? जॉन मार्शल आते हैं। और जॉन मार्शल थोड़ा सा इस मामले में बढ़िया आदमी थे। उन्होंने जब उन्हें ऐसी न्यूज़ मिली कि यहाँ पर चीज़ें कई बार मिली हैं और इन पर रिसर्च नहीं किया गया है, तो उन्होंने इंडियंस जो आर्कियोलॉजिस्ट है जैसे दयाराम साहनी, इनको कहा कि जाओ भाई हड़प्पा में देखो। तो उन्होंने यहाँ से मोहरें खोज निकाली। ठीक है, उसके बाद इन्होंने दूसरे पुरातत्वविद राखल दास बनर्जी को पकड़ा। इन्होंने कहा जाओ भाई मोहनजोदड़ो में जाओ। तो इन्होंने मोहनजोदड़ो से भी वैसी ही मोहरें निकाली और इस आधार पर अनुमान लगाया गया कि ये सारे स्थल एक ही संस्कृति के भाग हैं। मतलब जब दयाराम साहनी ने हड़प्पा में मोहरें खोजी और राखल दास बनर्जी ने खोजी मोहनजोदड़ो में, सेम मोहरें मिली, सेम ईंटें मिल रही हैं। तो वहाँ मार्शल कहता है कि हो ना हो ये सारे शहर एक ही कल्चर का, एक ही संस्कृति का भाग हैं। और ये सोचकर वहाँ पर खुदाई स्टार्ट होती है और भाई साहब उसके बाद निकलता है दुनिया के नक्शे में एक छिपा हुआ सभ्यता जिसको कहा जाता है हड़प्पा सभ्यता। दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यता, दुनिया की सबसे मॉडर्न सभ्यता अपने समय की, जहां आज से 5000 साल पहले लोग स्विमिंग पूल में नहाते थे। तो आइए समझते हैं। 1924 वो समय है जब डायरेक्टर जनरल जॉन मार्शल ने पूरे विश्व के सामने एक नई सभ्यता की खोज की घोषणा की। और एक बुक है एस.एन. रॉ की। एस.एन. रॉ एक आर्कियोलॉजिस्ट है, उनकी बुक है द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी। ये लिखते हैं कि मार्शल ने भारत को जहां पाया था उससे 3000 वर्ष पीछे छोड़ा। स्टेटमेंट याद कर लो। किसने कहा है? एस.एन. रॉ ने। किसमें कहा है? अपनी बुक में द आर्कियोलॉजी में। क्या कहा है कि मार्शल ने जहां भारत को पाया था वहां से कहां ले गया? 3000 साल पहले माय डियर पीछे छोड़ दिया। क्योंकि 1924 में ये अनाउंसमेंट कर रहा है और हड़प्पा कब की है? 2600 BC की। तो ये बातचीत है। अब यहां पर अगर हम देखें तो एक क्वेश्चन आता है कि जॉन मार्शल ने कोई गलती की थी क्या सर हड़प्पा की खुदाई में? हाँ, एक गलती क्या की थी आइए समझते हैं।
यहाँ अगर हम देखें तो यहाँ लिखा है जॉन मार्शल की अगर बात करें तो भारत में कार्य करने वाले पेशेवर पुरातात्विक थे। इन्होंने यूनान में भी काम किया था, क्रीट में काम किया था, काफी इनके पास अनुभव था। ठीक है, लेकिन एक दिक्कत है। दिक्कत क्या है? कालखंडों का अलग अलग विश्लेषण। अच्छा, इसमें दिया नहीं है टीला विन्यास। चलिए अभी मैं अलग से समझा देता हूं। यहां आपको देखना है, यहां एक गलती मार्शल ने की। मार्शल ने क्या किया? अस्तर विन्यास को अनदेखा किया। जैसे मान लीजिए कोई इलाका है, हम उसकी खुदाई कर रहे हैं, तो मार्शल मिट्टी के हर लेयर को नहीं जान रहे, बस ऊपर ऊपर से खुदाई कर रहे हो, जो मिल रहा है उसके आधार पे हड़प्पा को डिफाइन कर रहे हैं। बट माय डियर, आपने देखा हड़प्पा 3 टाइम पीरियड में है, 2600 के पहले, 1900 के बाद और 2600 से 1900, ये 3 पीरियड में है। उससे पहले भी वहाँ ग्रामीण सभ्यता थी। तो अगर आप ऊपर ऊपर से देखेंगे तो आपको पूरे डिटेल्स अस्तर विन्यास नहीं मिलेगा। यानी अगर आप क्षैतिज खुदाई करते हैं तो आपको कंप्लीट जानकारी नहीं मिलेगी। आपको अगर कंप्लीट नॉलेज चाहिए तो आपको अस्तर, हर एक मिट्टी का अस्तर चेक करना पड़ेगा, यानी आपको करनी पड़ेगी लंबवत खुदाई। तो ये गलती किसने की थी? ये गलती की थी मार्शल ने। इस गलती को सही किसने किया? इस गलती को सही किया व्हीलर ने। व्हीलर कब आते हैं? 1944 में। काफी अनुभव था, आर्मी में भी रह चुके थे। इन्होंने कहा भाई जो भी टीले मिल रहे हैं ऊपर से नीचे तक ससुरा का निकाल के उसका एक एक लेयर मिट्टी का चेक करो और पता लगाओ कि इस समय पीरियड में क्या क्या चीजें थी। तो ये बातचीत है दोनों के डिफरेंस की। और अगर हम देखें तो आज हम अगर देखें तो पहले स्टार्टिंग के स्थल मिले थे पाकिस्तान में सिंधु नदी के पास, बट आज भारत में बहुत सारे स्थल हैं। और इसमें आश्चर्य की बात यह है कि आज अधिकतर जो स्थल मिले हैं वो सरस्वती नदी के किनारे मिल रहे हैं। तो कुछ लोग कह रहे हैं इसका नाम बदल के रख दो, सरस्वती नदी घाटी सभ्यता। अब इसके लिए योगी जी को बुलाना पड़ेगा, क्योंकि नाम बदलने में सबसे तेज काम उन्हीं का होता है। आइए समझते हैं। यहां कह रहा है आज अगर हम बात करें तो काली बंगा, लोथल, राखी गढ़ी, धौलावीरा की खोज, रिसर्च सब चल रहे हैं। आज भी अन्वेषण यहां पर जारी है। इन दशकों में नए प्रश्न आए हैं। क्या क्या प्रश्न आए हैं आइए समझते हैं। देखो बात क्या है, अभी हम इसको पढ़ नहीं पाए तो क्वेश्चंस हमारे सामने हैं। ठीक है, पुरातात्विक विदों को बहुत सारी चीज़ों की समस्या होती है, जैसे भौगोलिक स्थिति को अच्छे से समझना, पैसे की समस्या रिसर्च करने के लिए, तकनीकी, अभी ऐसी तकनीकी हमारे पास कम है जिससे हम कोई चीज़ डायरेक्टली डीपली समझ पाएँ। बट आधुनिक वैज्ञानिक तकनीकों का प्रयोग करके धीरे धीरे हम हड़प्पा की ओर करीब जा रहे हैं। तो आओ समझते हैं। आशा है कि धीरे धीरे तकनीकी विकास के बाद हम और आगे पहुंच जाएंगे। अतीत को जोड़िए, लास्ट है, अगली हेडिंग है, आइए समझते हैं। अतीत को जोड़कर पूरा करने की समस्या है। जिन चीजों को हम आज खुदाई में पाते हैं तो हम उसको अपने अतीत से जोड़ते हैं। जैसे मान लीजिए हड़प्पा में एक पत्थर मिला है जिसको सालन पत्थर कहा गया है, यानी सिल और बट्टा। तो सिल बट्टा मिला तो हम क्या दिमाग लगाएंगे कि यार सिल बट्टे का आज क्या यूज होता है? मसाला पीस रहे हैं, तो पहले भी क्या करते होंगे? मसाला पीसते होंगे, और क्या करेंगे? तो हम उसको क्या करते हैं? आज से कनेक्ट करते हैं अतीत से आज को, है ना? ठीक है, आओ समझते हैं फटाफट। वस्तुएं मिली हैं, मृदभांड, औजार, आभूषण। अब प्रश्न है कि घरेलू सामान में कपड़ा है, चमड़ा है, लकड़ी है, सरकंडे हैं, जैविक पदार्थ सड़ जाते हैं, विशेष रूप से उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में। देखो बात क्या है, जो भी चीजें मिली है उसमें बहुत चीजें तो सड़ गई, जो मिली ही नहीं। जो भी चीजें ऐसी हैं जो समय के साथ नष्ट हो जाती हैं, लकड़ी, मिट्टी, ये सब खत्म हो गई। मिली हैं धातुएं, मिले हैं पत्थर। तो हमारे पास सब कुछ तो नहीं है कि हम एकदम क्लियर हड़प्पा को डिफाइन कर पाएं, और दूसरा हम इसे पढ़ भी नहीं पा रहे हैं, थोड़ा बहुत जो मिला है उसे। ठीक है, तो दिक्कत क्या है? ये याद रखना जरूरी है कि केवल टूटी हुई या अनुपयोगी वस्तुएं ही फेंकी जाती थी। यानी जो मिला है फेंका होगा हुआ बाहर, वो कुछ ही सामान है, बाकी सारे सामान नहीं मिल पा रहे हैं। हो सकता है कुछ वस्तुओं को पुनः चक्रित करते हो, पुनः चक्रित करने का मतलब रिसाइकल करते हो। परिणाम स्वरूप जो बहुमूल्य वस्तुएं मिलती हैं हमें, वे अतीत में या तो खो गई होंगी या फिर संचयन के बाद कभी दोबारा प्राप्त नहीं हुई हैं। अन्य शब्दों में कुछ खोजें प्रारूपिक के बजाय संयोगिक होती हैं। ये क्या कहना चाह रहे हैं? देखो बात क्या है, जो भी भौतिक साक्ष्य मिले हैं
उससे हम स्पष्ट कोई चीज़ क्लियर नहीं कर पाते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि हड़प्पा के लोग हमारे लिए ऐसे रख कर गए थे कि भैया तुम लोग आना अंग्रेजों, और देखो ये हम सजा के गए हैं, इसको देख के पकड़ लेना और सबको बता देना कि हड़प्पा के लोग क्या करते थे। ये अनुपयोगी वस्तुएं, टूटी फूटी वस्तुएं जो इधर उधर पड़ी थी, उसी से हड़प्पा का अध्ययन होता है। तो एक बड़ी समस्या होती है, हम आज के सामान को अतीत से जोड़ते हैं कैसे, आइए समझते हैं खोजों का क्लासिफिकेशन कैसे होता है। ठीक है, वर्गीकरण का एक सामान्य सिद्धांत क्या है, जैसे पत्थर है, मिट्टी धातु, अस्थि दांत, हाथी दांत, ये सब मिले हैं। तो दिक्कत क्या है कि इनका यूज कहाँ हो रहा है, एक्चुअली में ये बहुत बड़ी समस्या होती है। जैसे कोई वस्तु जो मिल रही है वो एक औजार है या एक आभूषण है, जैसे हाथी का दांत। तो आप देखते होंगे कई फिल्मों में आपने देखा होगा ट्राइबल्स हाथी का दांत पहनते हैं, और कई लोग उसको हथियार भी बनाते हैं। तब उसको पहनते थे या भोंक देते थे पकड़ के, ये बड़ा टेंशन है क्लियर कर पाना। ठीक है, तो वर्गीकरण करना, क्लासिफिकेशन करना बड़ा कठिन काम है किसी भी चीज का। ठीक है, उसकी उपयोगिता, किसी भी वस्तु की उपयोगिता की समझ अक्सर हम करते हैं कि आधुनिक समय में उसका क्या इस्तेमाल हो रहा है। जैसे भी मैंने बताया था, मन के चक्कियां, पत्थर के फलक, ये सब मिले हैं, तो इसकी उपयोगिता का समझने का प्रयास हम कैसे करेंगे कि वो कहाँ मिली है, सड़क पे मिली है, नाली में मिली है, गटर में मिली है, कहाँ मिली है। ठीक है, क्या वे घर में है, नाले में है, कब्र में है या भट्टे में, तो कैसे लेंगे, कोई चीज कहाँ मिली है, कितनी संख्या में मिली है, इस आधार पर उसकी उपयोगिता और वैल्यू निकालने का प्रयास होता है। और अगर हम देखें तो यहाँ देखिए, कभी कभी अप्रत्यक्ष साक्ष्यों का सहारा लेना पड़ता है। अप्रत्यक्ष साक्ष्य मतलब जो डायरेक्टली नहीं है। जैसे एक बात बताइए, अब यहाँ लिखा है कि कुछ स्थलों से कपास के टुकड़े मिले हैं। अब कपड़ा तो कपास का बचा नहीं होगा, कुछ टुकड़े मिले हैं कि कोई बढ़िया कपड़ा मिल जाएगा 5000 साल पुराना, तो हम कैसे अंदाजा लगाएंगे कि हड़प्पा के लोग नंगे रहते थे कि कपड़ा पहनते थे। तो हम देखेंगे यहाँ की मूर्तियां, अभी दाढ़ी वाले पुजारी की मूर्ति दिखाए थे, अभी पढ़ा रहे थे तो दिखाए थे ना, पृष्ठ पुजारी राजा, उसकी दाढ़ी आपने देखी थी, मस्त सेट थी, उसके ऊपर देख रहे थे कपड़ा कैसा था, डिजाइनिंग वाला। क्या वो असली कपड़ा है? नहीं भाई, मूर्ति का कपड़ा है। तो इसका मतलब अगर मूर्ति ने कपड़ा पहन रखा है तो रियल में भी वो लोग कपड़ा पहनते रहे होंगे। समझ गए, दाढ़ी सेट थी तो दाढ़ी मूंछ रखते रहे होंगे। इसको हम कहते हैं अप्रत्यक्ष से प्रत्यक्ष की ओर। तो दो तरीके हैं भाई साहब वर्गीकरण करने के, एक अप्रत्यक्ष से प्रत्यक्ष की ओर, दूसरा वर्तमान से अतीत की तरफ, ये जोड़ने का क्रम है। समस्याएं तो होती हैं, इतिहास है, खोजना है ना। अब यहां एक बात और है, तुलना करना। एक तरीका क्या है, तुलना करना। जैसे कोई चीज भारत में भी मिली है, तांबे की धातुएं, फ्रांस के बर्तन, और मेसोपोटामिया भी मिली है जो उसी टाइम की सभ्यता थी। तो अगर वहां हमने पढ़ लिया है कि मेसोपोटामिया में कोई चीज कैसे यूज होती थी, तो हम तुलना करके ये आधार तय करते हैं कि भारत में यानी सिंधु घाटी सभ्यता में भी उन सामानों को उसी तरह से इस्तेमाल किया जाता रहा होगा। तो तीन चीजें हो गई, एक हो गया अप्रत्यक्ष से प्रत्यक्ष की ओर, एक हो गया वर्तमान से अतीत की ओर, और तीसरा हो गया एक सभ्यता से दूसरी सभ्यता की तुलना करके इतिहासकार पता लगाते हैं। पर फिर भी व्याख्या की समस्याएं, मतलब कोई चीज जो मिला है उसकी हम व्याख्या कैसे करें। देखो ये मूर्ति देखो कितनी खूबसूरत है, एकदम जबरदस्त। मातृ देवी, ये औरत जो है, क्या ये मातृ देवी है? ये देखो इतना सारा मन का उनका माला वाला पहनी है, इसे तुमको दिख नहीं होगा, बहुत ससुरा माला, पूरा एकदम भरा हुआ है इसका शरीर, आए कितना बढ़िया बना हुआ है। अब दिक्कत क्या है, ये जो नारी है आभूषण से लदी हुई, कौन है ये? आभूषण से लदी हुई नारी कौन है जिसको हम थोड़ा असामान्य समझ रहे हैं, अपरिचित समझ रहे हैं? इसके खोपड़ी पर बहुत सारे प्रसाधन, मतलब श्रृंगार करने के साधन लगे हुए हैं। अब आप देखते होंगे टीवी सीरियल्स में जो देवी लोग होती हैं उनके सर पे मुकुट उकुट लगा होता है, तो शायद इन्हीं चीज़ों से बाद में हमारी सभ्यता में चीज़ें कॉपी की गई हों। तो ऐसा लग रहा है कि शायद ये मातृ देवी हैं, संज्ञा दी गई, मतलब मान लिया गया है, कंफर्म नहीं है, मातृ देवी की संज्ञा। ऐसे ही पुरुषों की भी पत्थर से बनी मूर्तियां मिली हैं जिसमें मानकीकृत मुद्रा में एक हाथ घुटने पर बैठा व्यक्ति है, मतलब आराम से घुटने पर एक व्यक्ति बैठा हुआ दिखाई दिया है, हाथ रख के योगी की मुद्रा में। अब वो व्यक्ति कौन है? क्या वो पुरोहित राजा है, या वो व्यक्ति
कोई भगवान है, विशाल स्नानागार और कालीबंगा और लोथल से मिली बेदियां भी शामिल है। अब क्या ये स्नानागार, ये पूजा करने वाली बेदियां, ये स्त्री का चित्र, ये सब क्या है? ये बड़ी व्याख्या करने में बड़ी तकलीफ है। मातृ देवी हैं, स्नानागार मिला है, क्या वो अनुष्ठान में लोग वहां नहाते थे या दिल्ली वालों की तरह स्विमिंग पूल में जाके गर्मी में डुबकी मार देते थे? एक्चुअली में उसका सही यूज क्या है, इसको 100% क्लियर करना कठिन काम है। ठीक है, अब जो मुहर मिले हैं अगर हम उनको देखें तो मुहरों पे अनुष्ठान के दृश्य बने हैं। ऐसे दृश्य हैं, लग रहा है पूजा पाठ के दृश्य हैं। ठीक है, तो अब वहाँ के धार्मिक आस्थाएं और प्रथाओं को हम फिर से समझने का प्रयास करते हैं। हम मतलब इतिहासकार हम नहीं, मेरी औकात नहीं उतनी। ठीक है, कुछ मुहरें जिनमें अनुष्ठान के दृश्य हैं, उससे हम अंदाजा लगाते हैं कि शायद ये लोग इस तरह का अनुष्ठान या पूजा पाठ करते रहे हों। प्रकृति की पूजा का संकेत कैसे मिलता है? कुछ अन्य मुहर हैं जिन पर पेड़ पौधे बने हैं, तो इसका मतलब शायद ये लोग प्रकृति की पूजा करते हैं। भारत में तो आज भी लोग करते हैं, है ना। एक सींग वाला जानवर मिला है जिसको हम एक श्रृंगी जानवर कहते हैं। ठीक है, अब माना जाता है शायद ये कल्पना करके बनाया गया हो, कंफर्म नहीं है, हो सकता है कल्पना हो। जैसे हम लोग देखते हैं ना, हिंदू धर्म में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिसको लोग मैथोलॉजी मानते हैं, कल्पना मानते हैं। ठीक है, जैसे नरसिंह का अवतार, तो हिंदू धर्म में मान्यता है कि वो एक व्यक्ति ऐसा था जो आधा शेर था और आधा मनुष्य था, जिसने हिरण्यकश्यप को मारा। बट ऐसा कोई और मनुष्य का विवरण पूरे इतिहास में दिखाई नहीं देता है, तो इसलिए लोग उसको मैथोलॉजी मानते हैं। ऐसा ही एक यहाँ दृश्य है एक सिंगी हिरण का। ठीक है, कुछ मुहर में एक आदमी बैठा है पालथी मारकर योगी की मुद्रा में। अब ये क्या भगवान शंकर हैं? तो अगर हम उनको देखें तो कुछ लोग इनको आद्य शिव कह रहे हैं, जो हिंदू धर्म के देवता हैं। बट प्रश्न ये है कि क्या जो शिव हैं वो वेदों में भी ऐसे ही हैं? आइए समझते हैं। आज हिंदू के देवता बड़े फेमस हैं भगवान शिव, जिनको आदि शिव कहते हैं। बट अगर हम देखें तो पत्थर के कुछ शंक्वाकार वस्तुएं भी मिली हैं जो शिवलिंग के रूप में। तो क्या हड़प्पा के लोग भगवान शिव की पूजा करते थे? क्या जो योगी मुद्रा में व्यक्ति है वो भगवान शिव है, आद्य शिव है? क्या ये जो पत्थर के शंक्वाकार वस्तु मिले हैं क्या ये शिवलिंग है? आइए समझते हैं, थोड़ा सा क्लियर करते हैं। आओ देखते हैं। अब अगर इसको हम धार्मिक रूप से देखें तो मैंने बताया था पुरातत्वविद कहाँ से जाते हैं? अज्ञात की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर। ज्ञात क्या है अभी? कि हम शंकर जी के बारे में थोड़ा बहुत मतलब ये नहीं कि वो एक्चुअली में शंकर जी हैं, हमें जानते हैं भगवान हिंदू धर्म में शिव के रूप में एक व्यक्ति की पूजा, हम एक भगवान की पूजा करते हैं जिनका ड्रेस एड्रेस और तौर तरीका सब पता है। आइए देखते हैं आद्य शिव के मोहरों को देखते हैं। ठीक है, सबसे आरंभिक धार्मिक ग्रंथ है हिंदुओं का अभी जो उपलब्ध है वो है ऋग्वेद। अब ऋग्वेद में अगर हम जाएं तो 10,000 बीसी पुराना है, सॉरी 10,000 नहीं, 1500 से 1000 बीसी पुराना है। तो इसमें रुद्र नामक एक देवता का उल्लेख है, शिव का नाम नहीं है। ऋग्वेद में कौन है? रुद्र है। अब रुद्र को अगर हम देखें तो यहां लिखा है जो बाद की पौराणिक परंपरा में शिव के लिए नाम यूज किया गया है। मतलब ऋग्वेद में अगर देखें तो उनका नाम है रुद्र, जो बाद के पुराणों में किसके लिए इस्तेमाल किया गया है? भगवान शिव की एंट्री जब कराई गई है तो उनका इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, अब अगर हम शिव के विपरीत रुद्र को ऋग्वेद में देखें तो ऋग्वेद में ना तो उनको पशुपति कहा गया है और ना ही उनको योगी के रूप में दिखाया गया है। मतलब जो रुद्र हैं वो अगर हम ऋग्वेद में देखें तो ना वो योगी हैं रुद्र, और ना ही वो पशुओं से घिरे हैं। जबकि जो योगी इस हड़प्पा में मिला है वो पशुओं से घिरा हुआ है, यानी पशुपति है। तो थोड़ा सा डिफरेंस भी दिखाई दे रहा है कि जो ऋग्वेद में रुद्र है वो इनसे मेल नहीं खाता है। तो अब वही है कि हो सकता है बाद में स्ट्रक्चर्स चेंज हो गए हों, कंफर्म नहीं है, लेकिन मिलता जुलता थोड़ा बहुत हो सकता है। लोग कह रहे हैं क्या ये कोई समन था? अब फिर क्वेश्चन आ गया, अगर ये भगवान नहीं थे तो क्या ये कोई समन थे? समन का मतलब होता है ऐसी महिलाएं और पुरुष जो जादवी तथा इलाज करने की शक्ति रखते थे और दूसरी दुनिया से संपर्क साधने के सामर्थ्य का दावा करते हैं। मतलब ऐसे लोग जो जादू टोना जानते थे, दूसरी दुनिया से कनेक्शन जानते थे, ऐसे महान लोग शमन कहलाते थे। तो कुछ लोग इनको समन मानते हैं, क्लेरिफाई नहीं है। देखो ये शिवलिंग के आकार का जो पत्थर है जिसको लेकर बहस चल रही है कि ये कोई मुहर है या शिवलिंग है ना।
दशकों से रिसर्च चल रहे हैं, बहुत सारी गुत्थियां हमने सुलझाई हैं, बहुत सारी बाकी हैं। ठीक है, अभी भी हड़प्पा के निवासी कौन सी बोली बोलते थे, कौन सी भाषा बोलते थे, अभी इसको पढ़ा नहीं गया है। निश्चित रूप से जब आम आदमी की स्थिति कैसी थी, महिलाओं की स्थिति कैसी थी, क्या महिलाएं मृदभांड बनाती थीं, इन मूर्तियों का क्या उपयोग था, ये सारे बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आज भी भविष्य के गर्त में है। जैसे जैसे तकनीकी बढ़ेगी, हमें ये आशा है, अपेक्षा है कि हड़प्पा की पूरी जानकारी हमारे सामने निकल कर आएगी। इसी के साथ ये चैप्टर समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत। नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी MCQ सॉल्व करेंगे। धन्यवाद।